हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बायोबीकर। तो प्रीवियस वीडियोस में हम लोग बीएचयू का पोस्ट एंट्रेंस टेस्ट का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे 2021 वाला फॉर द कोर्स एमएससी अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी। और हम लोगों ने अराउंड 90 क्वेश्चंस कर लिए थे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस अपने पास 120 है, तो अराउंड 30 क्वेश्चंस रिमेनिंग है जो हम आज कंप्लीट कर लेंगे इस वीडियो में। तो आज वीडियो को क्वेश्चन नंबर 91 से। क्वेश्चन नंबर 91 है अपने पास मैच द कॉलम है। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। लिस्ट 1 में हमारे पास है फर्टिलिटी फैक्टर, मीथेनोजेनिक आर्कीबैक्टीरिया, क्रुट्ज़फेल्ड जैकब डिजीज एंड प्लेग। और लिस्ट 2 में हमारे पास है यर्सीनिया पेस्टिस जो कि एक प्रोटोजोन है, स्ट्रिक्ट एनारोब्स, सेक्स पिलाई, कॉन्जुगेशन और लास्ट है अपने पास प्रायॉन्स। तो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन 1 में अपने पास क्या हो जाएगा, ए का थर्ड हो जाएगा। फर्टिलिटी फैक्टर सेक्स पिलाई, सेक्स पिलाई ही होता है, बैक्टीरियाज में प्रेजेंट होता है जो कॉन्जुगेशन में हेल्प करता है। बैक्टीरियाज में सेक्स पिलाई क्या होता है, उनका एक फर्टिलिटी फैक्टर होता है। इफ यू रिमेंबर हम F+F- पढ़ते हैं बैक्टीरिया में। बी का सेकंड है मीथेनोजेनिक आर्कीबैक्टीरिया। मिथेनोजन जो है अपने बैक्टीरियाज जो होते हैं वो स्ट्रिक्टली एनारोब्स होते हैं, वी नो दैट। सी का फोर्थ है जो CJD है या फिर बोले क्रुट्ज़फेल्ड जैकब डिजीज, ये सबसे पहले प्रायॉन्स में हुई थी डिस्कवर। प्रायॉन्स इफ यू रिमेंबर, प्रायॉन्स प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं जिनको अपन प्रायॉन्स बोलते हैं। कोई DNA नहीं होता उनके पास, कोई जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है, कोई कोट नहीं होती है, सेल वॉल नहीं होती है, सिंपल प्रोटीन्स के पार्टिकल्स होते हैं जो डिजीज कॉज करते हैं। और डी का अपना फर्स्ट हो जाएगा प्लेग। तो जो प्लेग होती है वो यर्सीनिया पेस्टिस से होती है जो कि एक प्रोटोजोन है जो कि रैट्स की बॉडी सरफेस पे मिलता है। जो प्लेग याद हो तो वेस्ट बंगाल में एक फेमाइन आया था, प्लेग प्लेग की वजह से था जो तो उसमें था कि माइस से हुई थी ये डिजीज प्लेग, क्योंकि माइस की बॉडी पे हमको ये मिलता है, ये जो प्रोटोजोन है यर्सीनिया पेस्टिस, जिसकी वजह से प्लेग कॉज हुआ था। क्वेश्चन नंबर 92 पे आ जाते हैं। द मोस्ट स्टेबल एलोट्रॉप ऑफ फॉस्फोरस इज, ऑप्शन है अपने पास रेड, ब्लैक, वॉयलेट एंड वाइट। तो सबसे स्टेबल जो एलोट्रॉप होता है फॉस्फोरस का वो ब्लैक होता है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। मेटलर्जी से ये अपने पास फोर्थ क्वेश्चन है, आई गेस थर्ड या फोर्थ क्वेश्चन है। काफी क्वेश्चंस आए हैं इस पर मेटलर्जी से। क्वेश्चन नंबर 93 देख लेते हैं। कैल्सिनेशन इज जनरली डन इन, ये भी फिर से मेटलर्जी से क्वेश्चन है। ऑप्शन है अपने पास इलेक्ट्रिक फर्नेस, ऑप्शन 2 इज मॉड्यूलेटिंग फर्नेस, ऑप्शन 3 इज रिवर्बरेटरी फर्नेस एंड ऑप्शन 4 इज ब्लास्ट फर्नेस। तो कैल्सिनेशन जो है वो किस में किया जाता है, रिवर्बरेटरी फर्नेस में किया जाता है। तो अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर, रिवर्बरेटरी फर्नेस। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 94। हमें 5 स्टेटमेंट गिवन है और हमें करेक्ट बताना है कौन सी इनमें से। ए स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं एक बार। स्टेटमेंट ए इज psychophiles grow well at 0 degree Celsius and have an optimum growth temperature of 15 degree Celsius or lower. The maximum is around 20 degree Celsius. तो ये जो इसमें क्वेश्चंस में दिख रहे हैं आपको, साइक्रोफाइल्स, मीजोफाइल्स, थर्मोफाइल्स, ये सब बैक्टीरियाज को हमने क्लासिफाई कर देते हैं ना टेम्परेचर के बेसिस पे, कि किस टेम्परेचर रेंज में ये लोग एग्जिस्ट कर सकते हैं। उसके बेसिस पे, क्लासिफिकेशन के बेसिस पे कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है हमको। तो स्टेटमेंट ए जो है वो अपना सही है। साइक्रोफाइल्स जो होते हैं वो 0 से 20 डिग्री सेल्सियस के अंदर ही ग्रो करते हैं। ये जो टेम्परेचर होता है बहुत सूटेबल होता है इनके लिए। बी स्टेटमेंट है अपना mesophils are microorganisms with growth optima around 20 to 45 degrees Celsius. They often have a temperature minimum of 15 to 20 degrees Celsius. तो स्टेटमेंट बी भी अपना सही है। मीजोफाइल्स का जो टेम्परेचर रेंज होता है या ऑप्टिमम टेम्परेचर जो होता है उनके एग्जिस्टेंस के लिए 20 to 45 ही मान के चलते हैं अपन। सी है अपना some microorganisms are thermophiles. They can grow at temperature of 35 degree Celsius or lower. अब जो स्टेटमेंट सी है वो गलत है।
क्योंकि थर्मोफाइल्स वो बैक्टीरिया होते हैं जो बहुत ही हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव कर जाते हैं। इनका जो रेंज होता है अराउंड 40 से हम 120 डिग्री सेल्सियस के अंदर लेके चलते हैं, जो इनका ऑप्टिमा रेंज होता है। तो स्टेटमेंट सी गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें अपनी हायर रेंज 35 बोली हुई है, 35 से लोअर बोला हुआ है, पर थर्मोफाइल्स हाई टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करते हैं। तो सी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। डी स्टेटमेंट पे आते हैं। Many species can grow at 0 to 7 degrees Celsius even though they have optima between 20 and 30 degrees Celsius and maxima at about 35 degrees Celsius. These are called psychotrophs or facultative psychophiles. तो स्टेटमेंट ए और डी अगर आप देखें तो काफ़ी सिमिलर हैं, दोनों में ही साइक्रोफाइल्स के बारे में बात की है। तो अपना स्टेटमेंट डी भी सही है। ई पे देख लेते हैं एक बार। प्रोकैरियोट्स that have growth optima between 80 degrees Celsius and above 13 डिग्री सेल्सियस आर कॉल्ड हाइपरथर्मोफाइल्स। ये भी सही है। हाइपरथर्मोफाइल्स ही बोलते हैं हम उनको जो हाई टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करते हैं। मेनली ये हमें थर्मल वेंट्स में मिलते हैं या सल्फर शार में मिलते हैं। फिर रिमेंबर जो बहुत ही हाई टेम्परेचर वाले होते हैं ना, ये वाटर बॉडीज, वहाँ पे मिलते हैं मेनली ये हाइपरथर्मोफाइल्स। इनके नाम से ही पता चल रहा है, हाइपर मतलब ज़्यादा, थर्मोफाइल्स मतलब हाई टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करने वाली माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जो कि है ए, बी एंड डी एंड ई ओनली। सारे स्टेटमेंट सही है, बस सी गलत है अपना। क्वेश्चन नंबर 95 पे आ जाते हैं। दो स्टेटमेंट गिवन है, असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है। असर्शन है अपना स्पाइरोलिना इज यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ फूड। तो स्टेटमेंट ए जो है वो नहीं, असर्शन जो अपना है, सॉरी, असर्शन सही है अपना। स्पाइरोलिना को अपन यूज करते हैं एज अ सोर्स ऑफ फूड। रीजन क्या है? These microorganisms are a type of cyanobacteria. तो असर्शन रीजन दोनों सही है अपने। स्पाइरोलिना को फूड का सोर्स लेते हैं हम एज अ फूड सोर्स, क्योंकि स्पाइरोलिना एक साइनोबैक्टीरिया है। ये रीजन नहीं है कि वो फूड का सोर्स है, रीजन है क्योंकि हमें उससे प्रोटीन कंटेंट बहुत ज़्यादा मिलता है। तो असर्शन रीजन इंडिविजुअली दोनों स्टेटमेंट सही है, बट रीजन अपना करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है यहाँ असर्शन का, इसीलिए ऑप्शन 2 हो जाएगा अपना सही। ऑप्शन 2 करेक्ट है यहाँ पे। Both assertion and reason are correct, but reason is not the correct explanation of assertion. Moving to question number 96, हमें क्लोरोप्लास्ट के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स गिवन हैं और हमको बताना है कौन सी सही है कौन सी गलत है। तो ए स्टेटमेंट है अपना, क्लोरोप्लास्ट आर द क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनेलीज ऑफ फोटोट्रॉफिक माइक्रोबियल यूकैरियोट्स एंड फंक्शन टू कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। तो स्टेटमेंट ए सही है अपना। क्लोरोप्लास्ट जो सेल ऑर्गेनेली होता है वो हमको यूकैरियोट से मिलता है मेनली। यहाँ पे हमें क्या बोला है? फोटोट्रॉफिक माइक्रोबियल यूकैरियोट्स। एग्जांपल अपन देखें तो बीजीए है अपना साइनोबैक्टीरिया, फोटोट्रॉफिक भी है, माइक्रोब भी है और यूकैरियोट भी है, तीनों चीज़ें हैं उसके अंदर, और उसके पास क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट होता है। तो ए सही है अपना। और क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन तो मेन यही होता है, फोटोसिंथेसिस कैरी आउट करना। तो ए स्टेटमेंट इज करेक्ट। बी इज like mitochondria, chloroplasts have a permeable outer membrane and a much less permeable inner membrane. बी स्टेटमेंट भी सही है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है अपना डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, एग्जैक्टली क्लोरोप्लास्ट भी सेम होता है, दो मेम्ब्रेन होती है। इनर मेम्ब्रेन लेस परमेबल होती है, आउटर मेम्ब्रेन मच परमेबल, थोड़ी ज़्यादा परमेबल होती है। तो बी स्टेटमेंट इज करेक्ट। सी स्टेटमेंट इज the permeability of the outer chloroplast membrane allows glucose and ATP produced during photosynthesis. C statement भी सही है। D है chlorophyll and all other components needed for the light reaction of photosynthesis in chloroplast are located in the series of flattened membrane disc called stroma. Now D statement is wrong because यहाँ पे जिन flattened membrane disc की बात हो रही है, जिन्हें स्ट्रोमा बोला गया है, एक्चुअली में वो क्या होती है? थाइलेकॉइड होती हैं। स्ट्रोमा तो अपना फ्लूइड होता है जो क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है। तो डी गलत हो जाएगा। ई, like the cytoplasmic membrane, the thylakoid membrane is highly impermeable and its major function is to form the light driven proton motive force. ई स्टेटमेंट भी सही है।
मेन फंक्शन तो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन का यही होता है, प्रोटोन मोटिव फोर्स को डेवलप करना जिससे एटीपी का प्रोडक्शन हो सके। यही तो होता है अपना मेजर जो होता है फंक्शन फोटोसिंथेसिस का। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, ए बी सी एंड ई ओनली। यहाँ पे अपना डी जो है वो गलत है। Moving to question number 97. Curd, milk, cheese and butter are produced with the help of, options है अपने पास, 1 penicillium, 2 streptococcus, C Saccharomyces and fourth is none of these। पूरा memory based question है। किसकी हेल्प से प्रोड्यूस होते हैं? ये स्ट्रेप्टोकोकस की हेल्प से प्रोड्यूस होते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, पेनिसिलियम तो अपना एक एंटीबॉडी है, सेक्रोमाइसिस यीस्ट हो गया, स्ट्रेप्टोकोकस वो बैक्टीरिया है जिसकी हेल्प से हम प्रोड्यूस करते हैं इन सब चीज़ों को लैबोरेटरी में। सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 98 इज methanogenic bacteria are not found in option 1 rumen of cattle, option 2 gobar gas plant, option 3 activated sludge and option 4 is bottom of waterlogged paddy fields। तो सबसे पहले देखते हैं मीथेनोजेनिक बैक्टीरिया होते क्या हैं। वो बैक्टीरिया जो मीथेन गैस का प्रोडक्शन करते हैं उनको हम इस कैटेगरी में रखते हैं। तो हमसे पूछा है कहाँ कहाँ नहीं मिलते। तो ऑप्शन 1 रूमन ऑफ कैटल में प्रेजेंट होते हैं, ऑप्शन 2 गोबर गैस प्लांट में भी प्रेजेंट होते हैं, और इफ़ यू रिमेंबर गोबर गैस प्लांट जो होता है वहाँ पे जो गैसेस का प्रोडक्शन करते हैं हम, उसमें मेजर कॉम्पोजिशन मीथेन गैस का ही होता है, तो वहाँ तो ये प्रेजेंट होते ही हैं। थर्ड इज एक्टिवेटेड स्लज। अब एक्टिवेटेड स्लज क्या होता है? जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होता है अपना, उसमें ये स्टेज आती है एक्टिवेटेड स्लज की, जिसमें क्या होता है, बहुत ही हाई कंसंट्रेशन का माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होता है अलोंग विथ वेस्ट ऑर्गेनिक मैटर, जिसको हमको क्या करना है, रिसाइकल करना है या डिग्रेड करना है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से। लेकिन इस एक्टिवेटेड स्लज में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है उसमें मीथेनोजेनिक बैक्टीरिया नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन 4 भी देख लेते हैं एक बार। बॉटम ऑफ वाटरलॉग पेडी फील्ड्स, तो यहाँ तो मिलते ही हैं। राइस के फील्ड्स में मीथेन का प्रोडक्शन काफ़ी हाई होता है। ये हम पॉल्यूशन में भी पढ़ते हैं, पॉल्यूशन चैप्टर में भी, कहाँ मीथेन का प्रोडक्शन जो है हमको, कहाँ कहाँ से मीथेन प्रोड्यूस होती है वहाँ पे। सो ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर, एक्टिवेटेड स्लज। Moving to question number 99. The best method to determine the genotype of dominant parent is by crossing it with the hybrid. The cross is called, options are option 1 back cross, option 2 test cross, option 3 selfing and option 4 is cross fertilization। तो अगर हमें डोमिनेंट पेरेंट का जीनोटाइप निकालना हो तो बेस्ट मेथड क्या होता है अपने पास? टेस्ट क्रॉस। और टेस्ट क्रॉस किसका एग्जाम्पल है? बैक क्रॉस का। बैक क्रॉस में पढ़ते हैं ना हम टेस्ट क्रॉस। तो अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर, बैक क्रॉस। बैक क्रॉस की हेल्प से ही हम डोमिनेंट पेरेंट का जीनोटाइप पता लगाते हैं कि वो होमोजाइगस कंडीशन में है या हेटेरो में है। सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर, बैक क्रॉस। क्वेश्चन नंबर 100 पे आ जाते हैं। फॉक्सटेल मिलेट इज, ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन 1 एल्यूसीन, ऑप्शन 2 सितारिया, ऑप्शन 3 पेनिसीटम, ऑप्शन 4 इज नन ऑफ दीज। तो फॉक्सटेल मिलेट जो होता है वो ऑप्शन 2 सही है अपना, सितारिया होता है ये जो क्वेश्चन है इसी साल 2021 में सेम क्वेश्चन PHU ने ही, इनका जो इन्होंने प्लांट बायोटेक वाला कराया था ना एग्जाम MSc के लिए, उसमें आया था सेम क्वेश्चन। पहले प्लांट बायोटेक का था, उससे नेक्स्ट डे जो है वो माइक्रोबायोलॉजी का था। तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था इस साल, दोनों एग्जाम्स में था ये। क्वेश्चन 101 पे आ जाते हैं। दो स्टेटमेंट गिवन है हमको, वन इज लेबल्ड एज असर्शन ए और दूसरा रीजन है, फिर से AR वाला क्वेश्चन है। असर्शन है अपने पास, डाइक्लोरोइथाइलिन डज नॉट शो E and Z नॉमेनक्लेचर। रीजन है
Both the alkene carbon must have different substitution for ENZ nomenclature. तो ऑप्शन 1 सही है अपना, assertion भी सही है अपना, रीजन भी सही है, और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion. अब ऐसा क्यों है? डाइक्लोरोथाइलिन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है अपना. अब ये जो स्ट्रक्चर है ये बोल रहा है कि ई एंड जी नॉमेनक्लेचर शो नहीं करता है. तो हम जो नॉमेनक्लेचर पढ़ते हैं मेनली, पहले हम सिसेंटी पढ़ते हैं, सिनेंटी, सिस ट्रांस पढ़ते हैं, सिनेंटी पढ़ते हैं. तो यहाँ पे देखो सिस ट्रांस में मेनली हम क्या देखते हैं कि हमारे जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं वो सेम भी होते हैं, अलग भी होते हैं. लेकिन ईजी में क्या होता है, अपने सारे जो सब्स्टिट्यूएंट है ना, चारों सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे अलग अलग होने चाहिए मेनली, क्योंकि यहाँ पे प्रायोरिटी बेसिस पे हम चूज करते हैं. सेम प्रायोरिटी सेम साइड तो जी हो जाएगा, डिफरेंट साइड्स है तो ई हो जाएगा. लेकिन ये जो अपना डाइक्लोरोइथाइलिन है, इसके अंदर अगर आप सब्स्टिट्यूएंट देखें कार्बन के, तो क्लोरीन भी दो है, हाइड्रोजन भी दो है. चारों जो हमारे सब्स्टिट्यूएंट हैं वो अलग अलग नहीं है. तो ये यहाँ पे हम आराम से सिस ट्रांस कर सकते हैं, ट्रांस स्ट्रक्चर है ये. यहाँ पे ईएनजी की जरूरत ही नहीं है. हम चाहें तो यहाँ पे शो कर सकते हैं, हम चाहें तो इसका ईएनजी नॉमेनक्लेचर भी कर सकते हैं. लेकिन ईएनजी मेनली किसके लिए किया गया था? मेनली इसका पर्पस, पहला पर्पस यही था, उन कंपाउंड्स के लिए जिनके सब्स्टिट्यूएंट जो हैं सारे वो अलग अलग हैं. अगर सेम है तो उसके लिए तो हमारे पास बहुत सारे हैं नॉमेनक्लेचर. सिस ट्रांस कर सकते हैं, सिन एंटी कर सकते हैं. तो मेनली हम यूज करते हैं इसको इजी नॉमेनक्लेचर को, वो उनके लिए यूज करते हैं जिनके हमारे सब्स्टिट्यूएंट अलग अलग हैं. जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह अपन मान लेते मीथेन होता, क्लोरीन की जगह फ्लोरीन लगा लेते एक क्लोरीन की जगह, तो फिर चारों सब्स्टिट्यूएंट अलग अलग हो गए ना यहाँ पे. तो हम यहाँ पे इजीली कर सकते हैं ईएनजी नॉमेनक्लेचर. बट अब देखा जाए तो ये सिंपली ट्रांस स्ट्रक्चर है, इसीलिए यहाँ पे ईएनजी नॉमेनक्लेचर हम नहीं देखते हैं मेनली ऐसे कंपाउंड्स में जिनके सब्स्टिट्यूएंट सेम होते हैं. तो इसीलिए ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर. 102 क्वेश्चन पे आ जाते हैं. फिर से असर्शन रीजन वाला है. असर्शन क्या है अपना? इंटरफेरॉन्स आर टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड ओनली बाय बैक्टीरिया इन्फेक्टेड सेल्स. रीजन है इंटरफेरॉन्स स्टिमुलेट इन्फ्लेमेशन एट द साइट ऑफ इंजरी. तो असर्शन जो है अपना वो गलत है, क्योंकि इंटरफेरॉन्स जो हैं वो सिर्फ बैक्टीरिया प्रोड्यूस नहीं करते हैं, बैक्टीरिया इन्फेक्टेड सेल्स नहीं प्रोड्यूस करती हैं. अगर जो सेल है कोई वायरस से इन्फेक्टेड है या फिर कोई और इन्फेक्शन हो गया है सेल में, तभी इंटरफेरेंस प्रोड्यूस होता है. इंटरफेरेंस एंटीबॉडीज नहीं होती हैं, ये सिंपली प्रोटीन होते हैं जो इन्फेक्टेड सेल्स के रिस्पॉन्स में प्रोड्यूस होते हैं बाकी सेल्स को एक्टिवेट करने के लिए. तो इसलिए अपना असर्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि ना ही तो ये एंटीबॉडी है इंटरफेरॉन्स, और दूसरा प्रोटीन इन्फेक्टेड सेल्स करती हैं प्रोड्यूस, और वायरस इन्फेक्टेड सेल्स भी करती हैं. लेकिन मेनली इन्फेक्शन, कोई भी इन्फेक्शन है उसके अगेंस्ट प्रोड्यूस होते हैं इंटरफेरॉन्स. रीजन है अपना इंटरफेरॉन्स स्टिमुलेट इन्फ्लेमेशन एट द साइट ऑफ इंजरी. तो रीजन तो सही है, इंटरफेरॉन से जो है जहाँ पे इंजरी होती है वहाँ पे इन्फ्लेमेशन कॉज हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है. तो रीजन सही है अपना, असर्शन गलत है. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4. ए इज नॉट करेक्ट बट आर इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 103 इज edible part of carica papaya is option 1 is epicarp, option 2 is mesocarp, option 3 is pericarp and placenta, and option 4 is none of these. तो हमसे कैरिका पपाया का एडिबल पार्ट पूछा है, कौन सा होता है? कैरिका पपाया इज सिंपली पपाया, पपीता जो होता है. तो फ्रूट जो होता है उसके पार्ट्स जो होते हैं उसको हमने 3 लेयर में मेनली हम डिफ्रेंशिएट करा हुआ है या क्लासिफाई किया हुआ है. 3 जो लेयर होती हैं फ्रूट्स की वो होती है मेनली एपिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प. एपिकार्प सबसे बाहर वाली, जैसे पपाया का एग्जांपल ले रहे हैं तो जो छिलका हमने हटा दिया वो एपिकार्प हो गया. मीजोकार्प वो फ्लैशी वाला पार्ट अंदर का जो हम खाते हैं मेनली वो मीजोकार्प हो गया. और एंडोकार्प यहाँ पे मीजोकार्प से फ्यूज्ड होती है. तो एडिपल पार्ट कौन सा हो गया अपना पपाया का जो हम खा रहे हैं? मीजोकार्प. वो फ्लैशी वाला पार्ट वो मीजोकार्प कहलाता है. So correct answer is option number 2, mesocarp. Question number 104 is
गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, फिर से 2 स्टेटमेंट गिवन है और हमको बताना है कौन सी सही है कौन सी गलत है। स्टेटमेंट 1 है अपनी, differential media are media that distinguish between different groups of bacteria and even permit tentative identification of microorganisms based on their biological characteristics. So statement 1 सही है अपना। हम जो डिफरेंट टाइप्स के मीडिया कल्चर पढ़ते हैं उसमें एक डिफरेंशियल मीडिया कल्चर भी पढ़ते हैं, तो इसका मेन फंक्शन क्या होता है? मेनली हम इसको यूज़ करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंशिएट करने के लिए, तो वही हमको स्टेटमेंट 1 में बोला हुआ है। स्टेटमेंट 2 इज a medium containing only cellulose and carbon as an energy source is quite effective in the isolation of cellulose digesting bacteria. तो स्टेटमेंट 2 भी सही है अपना। डिफरेंशियल मीडिया कल्चर में हम मेनली जो एनर्जी सोर्स हम यूज़ में ले रहे हैं या फिर हम जो मटेरियल या केमिकल यूज़ में ले रहे हैं, मेनली उसके बेसिस पे ही हम जो हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या बैक्टीरिया है उसको हम क्लासीफाई करते हैं या डिफ्रेंशिएट करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। एक बार थोड़ा ब्रीफ में देख लेते हैं डिफरेंशियल मीडिया कल्चर को। सो अ डिफरेंशियल मीडिया कंटेन्स स्पेसिफिक इंग्रेडिएंट्स और केमिकल that allow the observer to visually distinguish which species possess and which species lack a specific biochemical process. सेम यही चीज़ हमको स्टेटमेंट में बोली है। डिफरेंशियल मीडिया क्या होता है, क्या करता है, किसके आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज में लिया जाता है। सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 105 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। BOD of wastewater is estimated by measuring the amount of option 1 is oxygen evolution, option 2 is total organic matter, option 3 is oxygen consumption and option 4 is biodegradable organic matter. BOD के ऊपर अपना ये शायद चौथा क्वेश्चन है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। ऑक्सीजन कंजप्शन के बेसिस पे ही हम बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वेस्ट वाटर की वो मेजर करते हैं, कितनी ऑक्सीजन कंज्यूम करी है अपनी जो बैक्टीरिया हम यूज़ कर रहे हैं डिग्रेडेशन के लिए ऑर्गेनिक मैटर के, वो अपनी BOD होती है, कितनी ऑक्सीजन डिमांड है बैक्टीरिया की जो वेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 106 इज कॉलेरा टॉक्सिन ऑफन कॉजेज फैटल डायरिया बाय ऑप्शन 1 inactivating G1 protein, option 2 irreversibly activating adenylate cyclase, option 3 locking GS protein into an inactive form, and option 4 is rapidly hydrolyzing G protein GTP to GDP. सो करेक्ट आंसर जो है अपना ऑप्शन 2 हो जाएगा, बाय इरिवर्सिबली एक्टिवेटिंग एडेनाइलेट साइक्लेज। अब ये कैसे करता है ये देख लेते हैं। तो जो कॉलेरा टॉक्सिन है इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम बैक्टीरिया विब्रियो कॉलेरे। अब ये जो टॉक्सिन है ये क्या करता है, ये एडेनाइलेट साइक्लेज की एक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है, जिससे कि इस एंजाइम का जो प्रोडक्ट है वो भी इंक्रीज हो जाएगा, उसकी कंसंट्रेशन भी इंक्रीज हो जाएगी। अब जो एडेनाइलिन साइक्लेज का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, सेकेंडरी मैसेंजर प्रोड्यूस करता है। मेनली जो एंजाइम है ये एक सोलो एंजाइम है जो कि सेकेंडरी मैसेंजर लाइक साइक्लिक AMP को प्रोड्यूस करता है। तो साइक्लिक AMP की कंसंट्रेशन भी बढ़ा देगा ये, जिसका कहाँ पे इंक्रीज होती है, जो कि कंसंट्रेशन साइक्लिक AMP कंसंट्रेशन विद इन क्रिप्ट एंट्रोसाइट्स। क्रिप्ट एंट्रोसाइट्स कहाँ प्रेजेंट होती है, इंटेस्टाइन में, जिसकी वजह से डायरिया कॉज हो जाता है। So this bacteria, Vibrio cholerae, it produces cholera toxin which strongly activates adenylin cyclase, causing a prolonged increase in intracellular concentration of cyclic AMP within crypt enterocytes, जिसकी वजह से डायरिया कॉज हो जाता है। अब जो अपना एडेनाइलिन साइक्लेज है वो एक सोलो एंजाइम है जो कि सेकेंडरी मैसेंजर्स लाइक साइक्लिक AMP को प्रोड्यूस करता है, जो कि की मैसेंजर्स है, एंड इट रेगुलेट्स द डाइवर्स फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज इन आवर बॉडी। सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट, irreversibly activating adenylate cyclase. क्वेश्चन नंबर 107 पे आ जाते हैं। फिर से assertion रीजन वाला क्वेश्चन है। assertion इज बैक्टीरिया एंड फंजाई आर माइक्रो कंज्यूमर्स। सही है, बैक्टीरिया फंजाई है माइक्रो कंज्यूमर्स। ऑप्शन रीजन क्या है अपने पास, they use only a very little part of living plants in animals. रीजन भी सही है, बट रीजन जो है सॉरी
assertion भी सही है, reason भी सही है, but reason is not the correct explanation of assertion. So option 2 is correct answer. Question number 108 पे आ जाते हैं. In a reversible process, delta S of system plus delta S of surrounding is delta S. S क्या है यहाँ पे हमारी एंट्रोपी. थर्मोडायनेमिक का क्वेश्चन है. हमको पता है सिस्टम और सराउंडिंग की दोनों की जो एंट्रोपी अगर हम मिला ले तो क्या होती है, वो जीरो होती है. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, जीरो. रिवर्सिबल प्रोसेस में होता है ऐसा. रिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी सिस्टम प्लस सराउंडिंग की जीरो. नाउ क्वेश्चन नंबर 109 इज correct statement from the following is option 1 all vertebrates are chordates, option 2 all chordates are vertebrates, option 3 all invertebrates are chordates, and option 4 is all chordates retain notochord. Now our correct answer जो है अपना वो option 1 हो जाएगा. all vertebrates are chordates. कैसे एक बार ये देख लेते हैं. तो पहले अपन देखते हैं chordates और vertebrates में difference क्या होता है. So the chordates are characterized by the presence of notochord, while in vertebrates presence of vertebral column is a must. तो chordate vertebrates में क्या difference होता है mainly? chordates के पास क्या है, notochord. vertebrates के पास क्या है, vertebral column. अब जो vertebral column होता है इसका main function क्या होता है, notochord बोले या nerve cord बोले, इसको protect करना. अब अगर vertebral column present है जिसका function है notochord को protect करना या prevent करना, तो नोटोकॉर्ड तो प्रेजेंट होगी ही. तो मतलब वर्टिब्रेट्स के पास वर्टिब्रल कॉलम भी होगा और नोटोकॉर्ड भी होगी. लेकिन कॉर्डेट्स के पास नोटोकॉर्ड तो है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो आगे चल के वर्टिब्रल कॉलम को डेवलप करें. तो ऑल वर्टिब्रेट्स जो हैं आपने सारे वर्टिब्रेट्स कॉर्डेट्स हैं, लेकिन सारे कॉर्डेट्स जो हैं वो वर्टिब्रेट्स नहीं हो सकते. इसीलिए अपना ऑप्शन 1 सही हो जाएगा. ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स. क्वेश्चन नंबर 110 पे आ जाते हैं. Which of the following is considered as a link between bacteria and virus? बैक्टीरिया और वायरस में लिंक किसको माना जाता है, माइकोप्लाज्मा. ऑप्शन सी जो है अपना माइकोप्लाज्मा. तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना, ऑप्शन 4 इज करेक्ट, सी ओनली. माइकोप्लाज्मा अगर आपको याद हो तो हम मोनेरा में पढ़ते हैं स्मॉलेस्ट लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म मान के चलते हैं हम माइकोप्लाज्मा को. जोकर ऑफ प्लांट किंगडम के नाम से भी जानते हैं इसको. माइकोप्लाज्मा पे ना क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं इजीली. इसका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, इसके पास सेल वॉल होती है या नहीं है, काफ़ी चीज़ें पूछी जाती है माइकोप्लाज्मा से. प्लांट बायोटेक में, हाँ प्लांट बायोटेक का जो एग्ज़ाम हुआ था अभी इस साल एमएससी का, सेम बीएचयू का, उसमें पूछा हुआ था माइकोप्लाज्मा की सेल कल्चर की शेप क्या होती है. तो क्या शेप होती है इसकी, एग शेप होती है, ऑमलेट वाली. कोई शेप नहीं होती मतलब इसकी, क्योंकि माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल नहीं होती है. तो माइकोप्लाज्मा कनेक्टिंग लिंक है बैक्टीरिया और वायरस के अंदर. इसके पास डीएनए और आरएनए दोनों प्रेजेंट होते हैं, लेकिन सेल वॉल नहीं होती है. इसे जोकर ऑफ प्लांट किंगडम भी मान के चलते हैं हम, बोलते हैं मतलब. लेकिन एनिमल किंगडम में है ये, प्लांट किंगडम में नहीं है ये. मोनेरा में पढ़ते हैं इसको, मोनेरा में. So option 4 is correct answer. C only. Mycoplasma is connecting link between bacteria and virus. Question number 111. In DNA of certain organisms, guanine constitutes 20% of the base. What percentage of base should be adenine? Options है हमारे पास 0%, 10%, 30%, 20%. तो करेक्ट आंसर है अपना ऑप्शन 3, 30%. कैसे आया देख लेते हैं एक बार. हमको पता है जो अपना जेनेटिक फॉर्मूला होता है उसके अकॉर्डिंग एडेनिन प्लस ग्वेनिन का जो रेशियो है या जो अमाउंट है वो इक्वल होगी हमेशा थाइमिन प्लस साइटोसिन के. सेम हमने ऐसे करा है. हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में, ग्वेनिन. ग्वेनिन है 20%. जितना ग्वेनिन है उतना ही साइटोसिन होगा, क्योंकि ग्वेनिन साइटोसिन साथ बॉन्डिंग बनाता है, राइट. जी सी के साथ बॉन्ड बनाता है, ए टी के साथ बॉन्ड बनाता है. तो जितना जी है उतना सी हो जाएगा. दोनों मिला के 40% हो जाएंगे. अब जी और सी 40% है तो ए और टी कितना हो जाएगा, 60%. मतलब 30-30%. तो एडेनिन कितना हो जाएगा, 30%. सो ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 112 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिस्टमिक फंजिसाइड्स. ऑप्शंस है अपने पास. ऑप्शन 1
बेंजीमिडाजोल, ऑप्शन 2 थिराम, ऑप्शन 3 मर्क्यूरिक क्लोराइड, ऑप्शन 4 इज सल्फर। तो हमसे पूछा है सिस्टमिक फंजीसाइड का एग्जाम्पल। तो ये जो टॉपिक है इससे क्वेश्चन काफ़ी सालों से रिपीट हो रहा है। फंजीसाइड्स की कैटेगरीज जो हैं उनके बेसिस पे यहाँ हमसे पूछा है सिस्टमिक फंजीसाइड्स कौन से हैं। तो हमने फंजीसाइड्स जो हैं या फिर बोले वो केमिकल्स जिनको हम यूज़ करते हैं फंगस को किल करने के लिए, उनको उनके कोर्स ऑफ एक्शन के बेसिस पे हमने इनको डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासीफाई करा हुआ है, जिसमें से सिस्टमिक एंड नॉन सिस्टमिक फंजीसाइड्स जो हैं इज़ वन ऑफ देम। तो सिस्टमिक एंड नॉन सिस्टमिक फंजीसाइड्स में क्या होता है, मेनली इनका जो टारगेट ऑर्गन या फिर कोर्स ऑफ एक्शन क्या है इसके बेसिस पे हमने इनको क्लासीफाई करा हुआ है। सिस्टमिक फंजीसाइड्स जो हैं प्लांट बोले या एनिमल बोले, इनकी बॉडी के अंदर जाके अपना जो है एक्शन है शो करती है। हमने इंट्रोड्यूस किया बॉडी के अंदर इसको, जैसे प्लांट का एग्जांपल ले ली, प्लांट बॉडी में इंट्रोड्यूस किया तो जहाँ पे इन्फेक्शन है, जहाँ पे फंगस है, वहाँ पे ये ट्रैवल करेगी और वहाँ पे अपना एक्शन दिखाएगी। वाइल नॉन सिस्टमिक में क्या होता है, मेनली प्लांट की आउटर बॉडी या आउटर सरफेस पे स्प्रे कर दिया फंजीसाइड को, इसको लीव्स पे डिपॉजिट हो गई, स्टेम्स पे, वहाँ पे अपना एक्शन दिखा रही है, तो वो नॉन सिस्टमिक में हो जाती है। प्लांट्स एनिमल्स दोनों में यूज में लेते हैं, मैंने प्लांट के रेस्पेक्ट में बताया है। तो सिस्टमिक फंजाई का जो एग्जाम्पल है वो अपना ऑप्शन 1 है। बेंजीमिडाजोल इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टमिक फंजीसाइड, सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। सेम इसी टॉपिक से क्वेश्चन जो है एमएससी प्लांट बायोटेक में रिपीट हुआ था इसी साल बीएचयू का। पहले प्लांट बायोटेक का था, उसके बाद माइक्रोबायो का था जो एग्जाम हुआ था इस साल। तो क्वेश्चन नंबर 113 पे आ जाते हैं। Which of the following is the correct decreasing order for the rate of decomposition of litter constituent? ऑप्शंस है अपने पास। ऑप्शंस में हमारे मेनली हेमीसेलुलोज, सेलुलोज, लिग्निन, फिनॉल, इनको लेके पूछा है। डिक्रीजिंग रेट ऑफ डिकम्पोजिशन, तो डिकम्पोजिशन जो मेनली है हमारे पास जो कंपाउंड्स गिवन है इनके कॉम्पोजिशन पे डिपेंड करता है, कौन पहले डिकम्पोज होगा, कौन बाद में डिकम्पोज होगा। सो करेक्ट आंसर जो है अपना ऑर्डर वो ऑप्शन 1 करेक्ट है। अपना ऑर्डर जो होगा, अपना रेट जो होगा डिकम्पोजिशन का, यहाँ पे सबसे पहले सेलुलोज, फिर सेलुलोज, फिर लिग्निन और सबसे लेट होगा फिनॉल। सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। 114 क्वेश्चन है अपने पास। द मॉलिक्यूल इन विच द बॉन्ड एनर्जी इंक्रीजेज आफ्टर एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ऑप्शंस में हमारे पास है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन और नाइट्रोजन। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं एक बार। तो आपको स्क्रीन पे दिखेगा, मैंने हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है। हाइड्रोजन का 1s2 होता है, ऑक्सीजन का 1s2 2s2 2p4 हो जाएगा, कार्बन का 1s2 2s2 2p2 हो जाएगा और नाइट्रोजन का 1s2 2s2 2p3 हो जाएगा। तो हमसे पूछा है एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे किसकी बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें जो कार्बन है उसमें अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर लूंगी तो मेरी जो पी वाली जो सबशेल है वो हाफ फिल्ड हो जाएगी। अब हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड जो शेल्स होती हैं वो क्या होती है, एनर्जी की स्टेबिलिटी बताती हैं, वो स्टेबल स्टेट होती हैं। तो इसीलिए मेरा ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा, कार्बन C2। कि कार्बन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे जो मेरी पी ऑर्बिटल है उसमें 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे जो कि हाफ फिल्ड हो जाएगी, तो स्टेबल हो जाएगी, जिसकी वजह से उसकी बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। सो ऑप्शन 3 इज करेक्ट, C2। Question number 115 is the antibody which is present in secretions like tears and saliva is, options है अपने पास IgM, IgA, IgE and IgG। तो टीयर्स और सलाइवा बोले या बॉडी फ्लूइड्स बोले, इसमें कौन सी प्रेजेंट होती है एंटीबॉडी, IgA। सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। एंटीबॉडी से हर साल क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, सो ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। 116 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। Vinogradski column invented in 1880s are generally used for which of the following? Options है अपने पास, ऑप्शन 1 affinity chromatography, ऑप्शन 2 high pressure liquid chromatography, ऑप्शन 3 microbial diversity और community analysis and ऑप्शन 4 is none of these। तो जो विनोग्रास्की कॉलम है इसको हम यूज करते हैं ऑप्शन 3 माइक्रोबियल डाइवर्सिटी और कम्युनिटी एनालिसिस के लिए। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 117 पे आ जाते हैं।
When the activity of one gene is suppressed by the activity of a non-allelic gene, it is known as, options है अपने पास, ऑप्शन 1 pseudodominance, ऑप्शन 2 hypostasis, ऑप्शन 3 epistasis and ऑप्शन 4 is incomplete dominance. तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? सप्रेशन का पूछ रहा है अलीलिक जीन नॉन अलीलिक जीन को, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3 एपिस्टेसिस. एपिस्टेसिस से भी हर साल क्वेश्चन रिपीट होता है. तो टॉपिक काफ़ी ये सारे ही इंपॉर्टेंट है. जो इंटरेक्शंस हैं अपने अलीलिक इंटरेक्शन है या चाहे नॉन अलीलिक इंटरेक्शन है, इनके या तो रेशियो पूछ लेते हैं जीनोटाइप का, फिनोटाइप का, या फिर इनकी सिंपल डेफिनेशन पूछ लेते हैं. तो ये टॉपिक ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है. तो करेक्ट आंसर अपना हो जाएगा ऑप्शन 3 एपिस्टेसिस. क्वेश्चन नंबर 118 पे आ जाते हैं. प्लाज्मिड रेप्लिकेशन इज, ऑप्शन 1 autonomous, ऑप्शन 2 depends on the genomic DNA, ऑप्शन 3 needs an initiator, ऑप्शन 4 does not replicate. तो प्लाज्मिड रेप्लिकेशन ये तो सबको पता होना चाहिए. ऑप्शन 1 सही है, ऑटोनोमस. हम तब प्लाज्मिड पढ़ते हैं तो उसकी डेफिनेशन सिंपली होती यही है. प्लाज्मिड क्या है? इज एन ऑटोनोमस सेल्फ रेप्लिकेटिंग एक्स्ट्रा सेलुलर सर्कुलर जेनेटिक मटेरियल. So option 1 is correct, autonomous. Question number 119. The relative lowering of vapor pressure of a dilute aqueous solution containing non-volatile solute is 0.0125. The molality of the solution is about. फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है. सिंपल न्यूमेरिकल है, बिल्कुल वैल्यूज पुट करनी है जो गिवन है. राउल्ट्स लॉ याद होना चाहिए बस. तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं एक बार. सिंपली जो गिवन वैल्यूज हैं उसको हम राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग अपने फॉर्मूला में पुट करेंगे. सिंपली आंसर आ जाएगा. बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है. तो हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है? हमें मोल फ्रैक्शन गिवन है अपने सॉल्यूट का, जो कि है XB. हमने उसको माना है विच इज 0.0125. फॉर्मूला है अपना XB इज इक्वल्स टू मोलालिटी मल्टीप्लाई बाय इट्स मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय 1000 प्लस मोलालिटी इनटू MA, जो कि अपना फिर से मॉलिक्यूलर मास है. किसका लिया है हमने मॉलिक्यूलर मास? यहाँ पे वाटर का, क्योंकि हमारा सॉल्वेंट यहाँ पे वाटर मान के चला है हमने. तो क्या हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास? MA हो जाएगा अपना 18. वाटर को माना है क्योंकि अपन ने सॉल्वेंट क्वेश्चन में वाटर ही बोला हुआ है. तो सिंपली यहाँ पे XB में हमने सारी वैल्यूज पुट करेंगे. इस फॉर्मूले में XB गिवन है, मोलालिटी निकालनी है, MA हमने 18 लिया है सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर मास. मोलालिटी यहाँ से सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल. सिंपली कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला याद होना चाहिए, राउल्ट्स लॉ याद होना चाहिए. क्वेश्चंस में जो गिवन वैल्यूज है उनको फॉर्मूले में पुट करा है, आंसर निकाला है मोलालिटी, जो अपना आएगा 0.70, जो कि है ऑप्शन 3 है अपना. ऑप्शन 3 सही हो जाएगा. तो क्वेश्चन में मोलालिटी अपनी निकल के आएगी 0.70. नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 120, जो कि अपना लास्ट क्वेश्चन है. आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द सीरीज ऑफ गिवन इक्वेशन. सिंपली एक ऑर्गेनिक इक्वेशन गिवन है, प्रोडक्ट बताना है हमको. हमने क्या यूज़ किया है? अमोनिया, HCN, H3O+, और फिर हमने रिएक्टेंट को हीट किया है. क्योंकि हमने H3O+ को यूज़ करते हुए हीट किया है तो अपना जो एल्डिहाइड है अपनी फ्री चेन का, वो अमाइड में कन्वर्ट हो जाएगा. तो करेक्ट आंसर जो है वो अपना ऑप्शन 4 हो जाएगा. तो अपना पूरा क्वेश्चन पेपर कंप्लीट होता है ये माइक्रोबायोलॉजी वाला. हमने सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए 120. इफ यू स्टिल हैव डाउट इन एनी क्वेश्चन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक चैनल को, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब. ओके, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच.